तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, ये सारी चीजें देख लिया था। हीट ट्रांसफर देख रहे थे, और हीट ट्रांसफर में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया था, किस तरीके से लगाएंगे। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जितने भी सारे चीजें हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वो सारे के सारे इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें बोला था कि एक स्फेयर है हम लोग के पास, और उस स्फेयर के अंदर एक कैविटी है, तो वो हो गया इनसाइड, और ये है हमारा आउटसाइड। तो दो जगह, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। बोला गया कि इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए, वो 20 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तो अंदर एक मुझे हीटर लगाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और उस हीटर का पावर कितना होना चाहिए ये मुझसे पूछा गया है। बीच में क्या है, एक मटेरियल फिल किया गया है, और वो जो मटेरियल है उसका जो कंडक्टिविटी है वो के दे रखा हुआ है, और इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। तो ये क्वेश्चन था और इसे करना था। चलो इसको सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, तो क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग बाहर मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें आर का जो वैल्यू है वो चेंज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/k L/A। हम्म, अगर मैं आर लिखूं तो आर इज इक्वल्स टू होता है रो एल बाय, लेकिन कंडक्टिविटी में ये होता है, और अंदर है एक कैविटी, अंदर एक कैविटी दिया गया है। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है और बाहर जो है वो कम टेम्परेचर है। अगर बाहर का कम टेम्परेचर है, अंदर का ज्यादा टेम्परेचर है, तो ऑफ कोर्स हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ थर्मल करंट फ्लो करेगा। तो करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा, थर्मल करंट, विच विल बी रेडियली आउटवर्ड। अगर किसी भी तरफ से देखा जाए तो वो रेडियली आउटवर्ड ऐसे करंट फ्लो करेगा, हर एक तरफ से। ठीक है। तो अगर मुझे इस चीज का रेजिस्टेंस पता चल जाए, ये जो भी चीज है, अंदर वाला जो पार्ट है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस मुझे पता चल जाए, तो फिर मैं काम आसानी से कर सकता हूँ। डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। सो आई मेरा निकल जाएगा, डेट इज डेल्टा वी बाय आर। डेल्टा वी को मैंने रिप्लेस कर दिया डेल्टा टी से, और आर को कर लिया थर्मल रेजिस्टेंस से, और ये हो जाएगा थर्मल करंट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर टी। और ये थर्मल करंट जो होता है वो क्या था हमारा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो बेसिकली दिस इज आवर व्हाट वी नीडेड, यही है जो मुझे निकालना है। तो डेल्टा टी तो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, 20 डिग्री सेल्सियस। मुझे आर टी निकालना है कि ये थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका क्वेश्चन है बेसिकली। ये क्वेश्चन तुमको रेजिस्टेंस में भी दिया जा सकता है, कैपेसिटेंस में भी इस टाइप की चीजें आ सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर डिस्टेंस पे जाकर के मैंने क्या करा, आर डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज करा। आर डिस्टेंस पे गया और एक डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। काफी थिन, पतला सा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के लिए मैं मान सकता हूं कि जो एरिया होगा वो कांस्टेंट होता है ना। कितना थिकनेस लिया, डी आर। रेडियस कांस्टेंट लेना था मुझे, काफी छोटा पतला सा स्ट्रिप, इसीलिए मैंने लिया। तो इस छोटे से का छोटा सा डी आर होगा, वो कितना होगा, 1/k L/A। और अगर ये पतला सा थिन सा सरफेस है,
तो L का वैल्यू क्या लेंगे, हमें याद करना पड़ेगा पहली वाली बातें। जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो जिस तरफ से करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में, उसे लेंथ लिया जाता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एरिया। एरिया लिया जाता एरिया। है। तो यहाँ पे भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, तो ये जो होगा डेट विल बी द लेंथ एल। तो मैं यहाँ पे लेंथ पुट करूंगा डी आर डिवाइडेड बाय एरिया, कौन सा होगा, इसके परपेंडिकुलर वाला, तो बेसिकली इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। और मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इधर से अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/k डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन तो आर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई k इंटीग्रेशन 1/r² डी आर। अब आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमें पता है इनिशियल R1 रेडियस है, और जो फाइनल इसको जाना है R2 रेडियस तक आठ जाना है। तो R1 से लेकर के R2 तक का लिमिट रहेगा इसमें। अब इसका मुझे बस इंटीग्रेशन करना, r⁻², +1 करो, -2 +1, कितना आ जाएगा, -1/r, R1 से R2 तक, तो 1/4 पाई k 1/r1 -1/r2। So this is thermal resistance. Thermal resistance आया 1/4 पाई k R1 plus R2, sorry, R1 R2 minus of R1 divided by R1 into R2, ये चीज, ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस आया। और जो मैंने वैल्यू ऊपर निकाला हुआ था उसमें अब सब्स्टिट्यूट करना है। सो थर्मल करंट is equals to power is equals to delta T by thermal resistance, which is 20 divided by 1/4 पाई, ये था ना, 1/4 पाई k R2 minus of R1 into R2। बस आ गया आंसर। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। ये आंसर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कर लिया था कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाँ, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस कन्वेक्शन वाले पार्ट में मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में 1 kg वाटर है, और इसको जो है कनेक्ट कर दिया गया है एक रॉड से, और रॉड से कनेक्ट किया गया है एक चैम्बर से जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दे रखा है तुम्हें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टेम्परेचर दे रखा है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ दे रखा है 10 मीटर, इसका लेंथ 10 मीटर दे रखा है, और ये के है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये वाटर हो गया।
क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि 1 kg ऑफ H2O, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच टेम्परेचर ऑफ द वाटर becomes 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में एक हॉट रिजर्वर है, हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया गया, और एक रॉड है, कोई सा भी रॉड हो सकता है, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी के दिया गया, लेंथ दे रखा है 10 मीटर, क्रॉस सेक्शन या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियली जो वाटर था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और 1 kg वाटर रखा गया था। तो पूछा गया कितने टाइम के बाद इस वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। मैं डेल्टा टी नहीं लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली MS डेल्टा टी नहीं लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हमारा चेंज होते जा रहा है, तो हर एक इंस्टेंट पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा डेट विल बी डिफरेंट। समझो बात को। जो करंट होता है, थर्मल करंट हम लोग लिखते हैं। थर्मल करंट क्या होता है? पावर डेट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा टी डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा चीज लिखते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है हमारा टेम्परेचर, एक कांस्टेंट है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। तो इधर से जो करंट फ्लो करेगा डेट विल बी डिफरेंट, वो हर एक टाइम चेंज होते जाएगा। तो क्योंकि डेल्टा टी हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग ये ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट यूज किया हम लोगों ने नहीं लगा सकते, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। मैं छोटे मान लेता हूँ कि किसी भी टाइम टी पे इसका टेम्परेचर टी हो गया है, और बिल्कुल छोटा सा टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा टेम्परेचर dt चेंज कर रहा हूँ। तो अगर dt टेम्परेचर से मैंने वाटर का टेम्परेचर को बढ़ाया, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? वो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा छोटा सा dq, दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी की जगह पे dt हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, ये चीज। अब इस करंट की बात करते हैं। तो ये थर्मल करंट क्या होता है हमारा? एनर्जी पर यूनिट टाइम हाँ इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस विच विल बी 100 माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि वेरी नहीं करेगा, क्योंकि 1/k L/A हमें गिवन है सारे वैल्यूज। तो मैं इसको RT में ही अभी लेकर के चलता हूँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब DQ का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो DQ का वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये MS dt डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 100 माइनस t डिवाइडेड बाय RT। अब सारे टेम्परेचर वाले जो चीज हैं उसको एक तरफ लेके आ जाता हूँ, और टाइम एक तरफ कर देता हूँ। तो हो जाएगा dt अपॉन 100 माइनस t इज इक्वल टू 1/MS/RT dt, और दोनों साइड मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 100 से टी। बोलो। टेम्परेचर को मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, हाँ तो 0 से 50 लेना पड़ेगा, है ना? और टाइम 0 से लेकर के t। तो इस इक्वेशन से मैं टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकता हूँ, जो कि हम लोग आगे भी काम करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग वगैरह जो आता है उसमें हम लोग ये भी देखेंगे। सेम काम काइंड ऑफ चीज होता है। तो ये अगर इंटीग्रेशन करना है, तो ये आएगा ln ऑफ 100 माइनस टी, और साथ ही साथ एक माइनस साइन बाहर आएगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के 50 इज इक्वल्स टू 1/k
MSRT इंटू टी। अब लिमिट को पुट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ln 100 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 1/MSRT। समझ में आ रहा, मैंने माइनस साइन को इफेक्ट में ले लिया। जब भी सामने माइनस साइन होता है तो पहले लोअर लिमिट पुट करते हैं, फिर अपर लिमिट पुट करते हैं। तो 0 पुट करा तो 100 आ जाएगा, और फिर 50 आएगा, माइनस में होगा तो 50 नीचे आ जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लिया। तो अब इसी को सॉल्व कर लो, टेम्परेचर आना है, इस तो और कुछ है नहीं। टाइम आ जाएगा इधर से, T इज इक्वल्स टू MSRT ln 2। सो दिस विल बी द टाइम। इतना टाइम लगेगा इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में। RT का वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ मैं, MSRT का वैल्यू कितना होगा, 1/K L/A। वैल्यूज वगैरह गिवन है, पुट कर लो यहाँ पे। तो सिंपल सा वेरिएबल्स में क्वेश्चन दिया मैंने, ताकि तुम्हें एक पैटर्न पता चल पाए कि हम लोग क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से। ठीक है, फिर ये तो हम लोग का कंडक्शन हो गया, जिस पार्ट में हम लोगों ने ये सारी चीज देख लिया कि हमारा थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्मल करंट क्या होगा, कैसे करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट हम लोग का कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन देखते हैं। कन्वेक्शन, तीन पार्ट हमें पढ़ना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो दिस इज सेकंड पार्ट, जो कि हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन है क्या चीज, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेकिन साथ साथ मैटर का भी ट्रांसफर होता है। पहला केस कैसा था, पहला केस जो हम लोग कन्वेक्शन पढ़ रहे थे, सॉरी कंडक्शन जो पढ़ रहे थे, कंडक्शन वाले पार्ट में क्या था, किसी भी रॉड को वन एंड पे गर्म करते थे तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता था, इसके भी टेम्परेचर बढ़ने लग जाते थे। कैसे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करता था और वाइब्रेशंस आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता था, लेकिन जो पार्टिकल था वो मूव नहीं करता था। ऐसा नहीं कि मूव करके यहाँ पे चला गया, बिल्कुल नहीं होता था। तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता था, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता था। लेकिन ये कन्वेक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है और मैटर के ट्रांसफर के हेल्प से। ठीक है, तो एनर्जी, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस transfer of energy takes place from one place to another with the transfer of matter, which helps transfer of energy, which helps the process faster। ठीक है, तो कंडक्शन वाले प्रोसेस की अगर मैं बात करूं और कन्वेक्शन वाले प्रोसेस में, तो टेम्परेचर किस वाले में जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगा, कन्वेक्शन वाले प्रोसेस, है ना, क्योंकि ये मैटर ही ट्रांसफर करके एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बोलूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है पानी का गर्म होना। अगर मैं एक कंटेनर लिया हूं और कंटेनर में पानी को रख दिया मैंने, और नीचे से मैंने फायर डाल दिया गर्म होने के लिए, तो जैसे जैसे ये एनर्जी लेते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये एनर्जी एब्सॉर्ब करते जा रहा है।
तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होंगे। अब ध्यान देना प्रोसेस कैसा होता है। तो जैसे ये गर्म होगा, गर्म होने पे क्या होता है, कोई भी चीज एक्सपांड करता है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, छोटे से अगर मैं यूनिट पार्ट का एक वॉल्यूम ले लूं, तो वहां का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गया। और ऊपर की डेंसिटी की बात करूं, तो ऊपर का डेंसिटी होगा ज्यादा, क्योंकि वहां तक अभी पानी गर्म हुआ नहीं है। तो टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर है, तो डेंसिटी उतना ही होगा, लेकिन नीचे का डेंसिटी घट गया। अब तुम्हें एक बात पता होगा कि बायंसी फोर्स वगैरह एक्ट करता है, और वो अपने हिसाब से डेंसिटी को अरेंज कर लेता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं डेंसिटी क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सबसे कम होगा, वो सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है इस पार्टिकल का, या फिर ये जो छोटा सा वॉल्यूम लिया है तुमने, उसका ज्यादा नहीं है, कम है। कम होने के कारण से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर गया। और ये अगर ऊपर जाएगा, तो इसको रिप्लेस करने के लिए उसके नीचे वाला जो है पानी आ जाएगा, ये वाला पानी इधर आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा, कभी ऊपर जाएगा और वो नीचे जाएगा। तो बेसिकली जैसे जैसे ये नीचे वाले पार्ट का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, डेंसिटी घटते जाएगा, और वो तुरंत ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर वाला नीचे आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये साइकिल में प्रोसेस चलते रहेगा, और इसी के थ्रू पानी जो है वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जो भी पार्टिकल था, ये एनर्जेटिक पार्टिकल इस जगह पे जो है, उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, तो वो पार्टिकल खुद ही उठ करके ऊपर चला गया। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, साथ ही साथ मैटर का भी ट्रांसफर हुआ, और इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो पानी का गर्म होना, ये दोनों प्रोसेस का मिक्सचर है। सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं बोला जा सकता है, इसमें कन्वेक्शन भी है और साथ ही साथ कंडक्शन भी है। तो बोथ प्रोसेस आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो कंडक्शन एज वेल एज कन्वेक्शन। कंडक्शन कैसे हो रहा है, कंडक्शन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वाइब्रेट करेंगे ना, ऐसा तो नहीं वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो वाइब्रेट करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट कराएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर तो दूसरे पार्टिकल का कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू भी बढ़ेगा, लेकिन जो डोमिनेटिंग प्रोसेस होगा, जिसके कारण से पानी जल्दी गर्म हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन। अगर हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, तो पानी जो है रिलेटिवली लेट से गर्म होता, ज्यादा टाइम लगता उसको गर्म होने में। जैसे रॉड गर्म हो रहा है ना, उसी तरीके से। और ऊपर वाला जो लेयर होता, वो उतना भी गर्म नहीं होता जितना बेस वाला लेयर है। तो ये है हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कन्वेक्शन प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल, नोट में डाल के लिखता हूं मैं, कन्वेक्शन convection process is only possible if there is gravity in the space। अगर स्पेस में ग्रेविटी है तो ही ये कन्वेक्शन प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन कंडक्शन प्रोसेस के लिए ग्रेविटी जरूरत, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो क्यों ऐसा, ग्रेविटी जरूरत क्यों है, रीजन क्या है ग्रेविटी रिक्वायर्ड होने का? क्योंकि जो डेंसिटी का वेरिएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी क्रिएट करा रहा है। अगर डेंसिटी सेम होता, तो पानी इस तरीके से आराम से रहता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है, वो नीचे वाले पार्टिकल एज वेल एज ऊपर वाले पार्टिकल को सेम तरीके से फोर्स लगा करके खींचता। तो यहाँ पे बायंसी फोर्स दोनों पे इक्वल अमाउंट में काइंड ऑफ होता। लेकिन जैसे ही
डेंसिटी चेंज हुआ, नीचे वाले की डेंसिटी हुई कम और ऊपर वाले की डेंसिटी हुई ज्यादा, तो दोनों पार्टिकल पे अलग अलग अमाउंट में ग्रेविटी फोर्स लगाएगा, है ना। और क्योंकि डेंसिटी नीचे वाले का कम है तो वो लाइटर बनेगा और वो ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर जा क्यों रहा है? क्योंकि ये जो चीज है ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं होगा तो बायंसी फोर्स भी नहीं होगा। तो मान लो तुम्हारे पास एक लिक्विड है जो कि स्पेस में, जहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है, तो ये लिक्विड जो होगा वो आराम से इस तरीके से होगा, और मैं उसके ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो प्रेशर बोलूंगा वो सेम बोलूंगा। प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इफ ग्रेविटी इज जीरो। और अगर प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं है तो बायंसी फोर्स नहीं है। बायंसी फोर्स नहीं है तो फिर तुम कोई सा भी डेंसिटी पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसीलिए जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में कोई भी वाटर ड्रॉपलेट होता है उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। कंटेनर में पुट करो, पुट ही नहीं होगा, वो ऑलवेज स्फेरिकल शेप में रहेगा, स्फेरिकल शेप में रहेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो हम लोग कैंडल देखते हैं उसका फ्लेम जो होता है वो हमेशा ऊपर चढ़ा हुआ होता है ना। ये जो कैंडल है और कैंडल के फ्लेम की बात करें तो उसका फ्लेम ऐसा होता है, ठीक है। कभी सोचा इस शेप का क्यों होता है फ्लेम? हम्म, नहीं हाँ, नहीं, बोलो इस शेप का क्यों होता है, रीजन क्या है? क्योंकि जो इसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसका टेम्परेचर हो चुका है ज्यादा। तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो डेंसिटी हो गया कम, लाइटर हो गया। और लाइटर हो गया तो वो क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो एयर का फ्लो मेंटेन होगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो एयर का फ्लो मेंटेन हुआ, तो वो क्या करेगा? फ्लेम को भी साथ साथ में ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और इधर से जो भी एयर है वो इसको गैप को फिल करेगा। तो एक एयर फ्लो मेंटेन हो जाता है, और इस एयर फ्लो मेंटेन होने के कारण से जो फ्लेम है वो इस शेप का दिखता है। समझ में आया क्या? तो क्या होगा अगर हम लोग स्पेस में जाएं और कैंडल को लाइट करें? अगर मैं स्पेस में गया और स्पेस में जाकर के एक कैंडल को लाइट कर रहा हूं तो क्या होगा? जैसे मैं कैंडल को लाइट करूंगा इसका जो फ्लेम होगा ये बिल्कुल सर्कल हो जाएगा, और ये जल नहीं पाएगा। जहाँ पे ग्रेविटी जीरो है उस जगह पे ये जल नहीं पाएगा, फ्लेम जल ही नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ये आराम से जल पा रहा है, क्योंकि जितने भी गर्म हवा है उसको ऊपर खींच करके लेके जा रहा है। लेकिन कोई भी गर्म हवा इसको खींच के लेके जाएगा ही नहीं, तो फ्लेम बोला सर्कुलर होगा। और फ्लेम अगर सर्कुलर होगा तो फिर तुम्हें पता है उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा। क्लियर है क्या? तो ये छोटा सा चीज है, कन्वेक्शन प्रोसेस। इतना ही डिटेल्स में जानना है हम लोग को, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेडिएशन प्रोसेस पे। रेडिएशन, तो रेडिएशन में क्या होगा? एक तो कंडक्शन, एक था कन्वेक्शन, दूसरा ये लास्ट है हमारा रेडिएशन। सर सो दिस इज कन्वेक्शन अनदर सर टाइप। हाँ, सर कन्वेक्शन में फिर क्वेश्चंस कैसे अराइज होंगे? नहीं आएंगे क्वेश्चन, कन्वेक्शन में क्वेश्चन नहीं नहीं, आएंगे।
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं वो होंगे। डेंसिटी के रिलेटेड। हाँ हाँ, बस। तो रेडिएशन क्या है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही रेडिएशन बोलते हैं। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, रेडिएशन जो प्रोसेस है काफी थोड़ा थियोरेटिकल है, तो तुम्हें बोरिंग लग सकता है। अगर तुम्हें ना समझ में आए तो वापस से लेक्चर को रिवाइज करके देख लेना, फिर वापस से तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन है इंटरेस्टिंग काफी। रेडिएशन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग जानते हैं कि वो कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अपने साथ ये क्या करता है, एनर्जी लेकर के चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बराबर है क्या? हाँ। इस डायरेक्शन में। तो ये एनर्जी लेकर के चल रहा है। तो कोई भी चीज अगर गर्म होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता है। जैसे कि मान लो कोई भी एक आयरन है, आयरन पीस, और ये काफी ज्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, 200 डिग्री सेल्सियस। तो तुम इसके सामने अपना हाथ लेकर के आओ, तुम्हें फील होगा कि ये गर्म है। हाँ। आया ना? क्यों फील हो रहा है? अभी तो हमने टच भी नहीं करा इसमें। टच करा होता तो मुझे कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू समझ में आया होता। लेकिन मैं इसको हाथ को बहुत दूर रखा हूँ, फिर भी हमें फील हो रहा है कि हाँ ये गर्म है। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि ये इसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसके कारण से ये जो रेडिएशंस हैं इससे बाहर निकलते हैं, और वो रेडिएशन हमारे हाथ तक पहुंचते हैं और हमें फील होता है। स्टार्ट करते हैं। तो इस जगह पे जो रेडिएशंस होंगे वो इस जगह से बाहर निकलेंगे, और हमें फील होगा कि हाँ इसका बॉल का जो टेम्परेचर है, जो भी आयरन है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इसके आसपास में एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, इस आयरन रॉड जो भी कोर है या फिर जो बॉल है उसके आसपास में एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर दूसरे प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, वो प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ प्योर रेडिएशन को अगर मुझे फील करना है तो वैक्यूम में रख दो, और वैक्यूम में रखने के बाद फिर अगर तुम हाथ को लेकर आओगे तो भी तुम्हें गर्म फील होगा। जैसे कि सन है, सन से हम लोग को रेडिएशन मिल रहा है कि नहीं? अर्थ को रेडिएशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और उधर से रेडिएशन हमारे अर्थ तक पहुंच पा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस से अनदर प्लेस तक, लेकिन किसी भी मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज द अनदर प्रोसेस through which flow of energy takes place from one place to another, another without any transfer of matter. This process doesn't require medium। तो दो प्रोसेस था, एक प्रोसेस क्या था हमारा, कंडक्शन, और एक है रेडिएशन। दोनों प्रोसेस सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस इसमें यह है कि इस प्रोसेस में हमें मीडियम की जरूरत नहीं है। वहां पे भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था लेकिन मीडियम के थ्रू, कंडक्शन वाले में। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसमें मीडियम की मुझे जरूरत नहीं है। तो और क्या चीज है इसमें कि इफ ए हॉट रॉड मान लो कि प्लेस किया गया
जैसा कि अभी यहाँ पे बताया मैंने, किसी भी मीडियम में, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेंगे. दीज रेडिएशंस आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जानते हैं. कौन कौन से हो जाएंगे, विजिबल रीजन वाले भी होते हैं, इंफ्रारेड वाले भी होते हैं, उसको मैं दिखाई देता हूँ. तो यहाँ पे होता है विजिबल रीजन, और इस जगह पे होता है अल्ट्रावायलेट, इस जगह पे होता है इंफ्रारेड, और इस जगह पे माइक्रोवेव, और इस जगह पे रेडियो वेव. और इधर क्या होगा, एक्सरेज एंड गामा रेज. ठीक है. तो ये सारे जो रेज होते हैं काफी ज्यादा हाईली एनर्जेटिक रेज होते हैं. गामा रेज, एक्स रेज की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. इसको इस तरीके से याद रखना. पहले अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं, तो एनर्जी क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा. वेवलेंथ क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा. तो इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि रेडियो को डाला माइक्रोवेव में. माइक्रोवेव पता है ना क्या होता है. तो रेडियो को अगर डाला माइक्रोवेव में, तो रेडियो क्या हो जाएगा, गर्म होगा. तो इंफ्रारेड, रेड हो जाएगा बेसिकली. और फिर हमें दिखेगा, तो दिखेगा तो विजिबल रीजन. और विजिबल रीजन के बाद अल्ट्रा वायलेट, वी से ही रिलेट करो अल्ट्रा वायलेट. और ये वायलेट का एक अपर लिमिट है, अल्ट्रा वायलेट बेसिकली इस तरीके से याद रखो. और जब दिखा तो कुछ कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं, एक्स वाई हुआ, एक्स वाई जेड. समझ में आया क्या. हाँ तो इस सर। तरीके से याद रख सकते हैं कि रेडियो को डाला माइक्रोवेव में तो रेड हो गया, इंफ्रारेड तो हमें दिखा तो विजिबल रीजन बन गया, विजिबल रीजन से अल्ट्रा वायलेट आ गया, अल्ट्रा वायलेट मतलब कुछ दिखा तो हमें पता नहीं चला तो एक्स वाई जेड बोल दिया उसको. और एनर्जी इस तरफ जाने पे घटता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, और साथ ही साथ वेवलेंथ जो है बढ़ता है. तो ऐसा बोला गया कि कोई भी जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. कोई भी मॉलिक्यूल्स हो या एटम हो, कोई भी पार्टिकल हो, और वो बॉडी के इनसाइड होगा तो उसका कुछ टेम्परेचर होगा. तो किसी भी टेम्परेचर पे होगा तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा. तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ पॉइंट वाइज. फर्स्ट, ऑल पार्टिकल्स above absolute 0 degree 0 Kelvin temperature will vibrate. ठीक है. पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स जो भी ले सकते हैं. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, any particle which is vibrating which is accelerated बोला जाता है बेसिकली. और कोई वाइब्रेट कर रहा है तो वो एक्सलरेटेड ही है. which is vibrating which is vibrating radiates electromagnetic wave. Radiates electromagnetic wave. तो ये क्या रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा. तो मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है
जिसका टेम्परेचर T है और T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी वाइब्रेट कर रहे होंगे और एक्सलरेटेड होंगे बेसिकली। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, जितने भी सारे पार्टिकल्स है, कोई सा भी, इवन जो हम लोग हैं ह्यूमन, वो भी अभी इस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। तुम जिस चेयर पे, जिस टेबल पे बैठे हुए हो, वो उसका भी टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन से ज्यादा है, और वो भी अभी इस समय रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। लेकिन हमें पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जिसके कारण से हमें फील हो, ठीक है, और या फिर एटमॉस्फेयर में वो डिजॉल्व भी हो जाता है, वो पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन जिसके भी टेम्परेचर ज्यादा है वो रेडिएट करेगा। तुम लोगों ने थर्मल स्कैनिंग नाम सुना होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना, मिशन इम्पॉसिबल वगैरह में स्कैन करते हैं तो आदमी जो है वो रेड रेड हो जाता है इस टाइप से, हाँ। है ना, और वो मूव करते हुए नजर आता है हम लोग को। वो कैसे होता है? थर्मल स्कैनिंग करते हैं। क्यों, किस तरीके से होता है ये प्रोसेस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम लोग इसमें वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि किस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम लोग को जनरली पता होता है, उसके हिसाब से हम लोग मेजर कर पाते हैं, ठीक है, कौन कितना रेडिएशन इमिट करेगा। अब ये अलग चीज हो सकता है कि रेडिएशन जो है बॉडी ए और बॉडी बी दोनों का टेम्परेचर मैं बोल देता हूँ। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, दोनों का टेम्परेचर है सेम। तो ये जरूरी नहीं है कि बॉडी ए से जो रेडिएशन इमिट हुआ हो और बॉडी बी से जो रेडिएशन इमिट हुआ हो, दोनों का एनर्जी लेवल सेम हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये E1 और E2 में कुछ भी रिलेशन हो सकता है। E1 कैन बी ग्रेटर देन E2 या फिर E2 कैन बी ग्रेटर देन E1। ये टोटली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट कैसा है। तो काफी हाईली एनर्जेटिक भी हो सकता है या फिर एनर्जेटिक नहीं भी हो सकता है सेम टेम्परेचर पे। ये टोटली ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। इवन एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना रिलीज कर रहा है वो भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो खैर, इसके बारे में हम लोग को जानना था, इसीलिए जो वुड वगैरह है, लकड़ी या फिर दूसरे चीज, वो उतना ज्यादा रिलेटिवली एनर्जी को इमिट नहीं करते जितना ह्यूमन बॉडी, जिसके कारण से हमें पता चल पाता है। और कभी कभी मूवी में देखा होगा, ये फायर आता है सामने तो फायर के पीछे छिप जाता है, दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि फायर का जो टेम्परेचर रिलेटिवली बहुत ज्यादा है, तो ये हर एक टाइप के रेडिएशन इमिट कर सकता है जो ह्यूमन बॉडी कर सकता है, जिसके कारण से आदमी का लोकेशन एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता। बहुत सारी चीजें थियोरिटिकली बताने जाऊं तो बहुत सारा चीज बता सकता हूँ। खैर, हमारे जाने लायक चीजें जो था, कोई भी पार्टिकल का टेम्परेचर अगर ज्यादा है 0 से तो वो वाइब्रेट करेगा, और क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है तो मैक्सवेल के कारण से वो रेडिएशन को इमिट करेगा। ये चीज हो गया। थर्ड पॉइंट, more radiations will be emitted more radiations will be emitted if the temperature of the object is higher। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा होगा तो वो जो है ज्यादा रेडिएशन को इमिट करेगा। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। आ, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, आयरन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दी रिलेट कर पाते हैं। और इस आयरन का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और एक आयरन है सेम, इसके टेम्परेचर को मैंने कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है कि दोनों रेडिएशंस को तो इमिट करेगा ही, टेम्परेचर ज्यादा है।
लेकिन पहले सैंपल के पास अगर मैं हाथ लेकर के जाऊं तो मुझे गर्म फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें उतना ज्यादा एनर्जी। लेकिन अगर मैं इस जगह पे हाथ लेकर के जाऊं तो मुझे फील होगा कि हाँ, इस रॉड का या फिर जो भी आयरन पीस है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। टेम्परेचर इन द सेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें हीट फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रहा है। बराबर। तो जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वो एनर्जी ज्यादा रेडिएट करेगा। ठीक है। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम हम लोग इसको बोलते हैं। मोर रेडिएशंस विल बी इमिटेड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर। ये सब पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से अपने दिमाग में डाल लेना, क्योंकि इसी पे चीजें अभी आगे काम होने वाली है। ठीक है। और ये सारे ऐसे रेडिएशन है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ही फ्लो करता है। जितना स्पीड ऑफ लाइट है उतना ही होगा। और इसकी इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इंटेंसिटी हमारा उसी तरीके से वेरी करता है। इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट एंड travels with a speed of light and follows inverse square law. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ भी एरिया हो सकता है। तो क्योंकि अगर रेडियस आर होगा तो ये इस तरीके से होगा। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बोला जाएगा। दिस विल बी द आंसर। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। समझ में आएगा सबको? ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रीवियस लॉ। एक्सचेंज। प्रीवियस लॉ ऑफ एक्सचेंज क्या चीज है कि मान लो हमारे पास ये थ्योरी है, उसको समझना अच्छे से। ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेडिएट करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है। और एनर्जी मिलते कहाँ से? सराउंडिंग से मिलता है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी रेडिएट करेगा एनर्जी को। तो वो एनर्जी गया कहाँ? एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो वो कोई ना कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है क्या? ऐसा ही चीज हर एक बॉडी के साथ होता है। तो मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है, और ये बॉडी का टेम्परेचर है टी। बॉडी का टेम्परेचर है टी। और दो रेडिएशंस हैं। एक रेडिएशन जो सराउंडिंग से आ रहा है और ये एब्जॉर्ब कर रहा है बॉडी, और दूसरा रेडिएशन जो ये खुद इमिट कर रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो मान लो कि ये जो रेडिएशन सराउंडिंग से मिला, इट इज क्यू आई, इंसिडेंट रेडिएशंस। एंड जो रेडिएशंस ये इमिट कर रहा है उसको हम लोग क्यू आर बोल लेते हैं, रेडिएटेड रेडिएशंस। ठीक है। तो अब इसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है या फिर वो एनर्जी इमिट ज्यादा कर रहा है या फिर रेडिएट ज्यादा कर रहा है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। इमिट बोल लो या फिर रेडिएटेड बोल लो। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो इसमें तुमने पानी डाला 5 लीटर पर सेकेंड,
और इधर से पानी निकाल भी रहे हैं हम लोग, कितने से, 2 लीटर पर सेकेंड से, और ये कंटेनर है, तो पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना। बढ़ेगा। 3 लीटर पर सेकेंड से इसका वॉल्यूम इंक्रीज बढ़ करते रहा जाएगा। है। तो सेम वे में मैं टेम्परेचर को भी ऐसा ही मान सकता हूँ कि इधर से आया 100 जूल, और जो रेडिएट करा उसने 80 जूल ही रेडिएट करा, तो ऑन एन इफेक्टिव जो है वो 20 जूल एनर्जी क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। तो इस जगह पे 3 कंडीशंस बन गए कि इफ क्यू आई इज ग्रेटर देन क्यू ई, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इफ क्यू आई इज लेस देन क्यू ई, एंड थर्ड इज इफ क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो पहले वाले के लिए क्या होगा बोलो, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट, जितना इंसिडेंट हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है, मैं ऐसा भी अज्यूम कर रहा हूँ, ये दोनों सेम है, जितना इंसिडेंट हुआ उतना एब्जॉर्ब कर लिया। या फिर एब्जॉर्ब ही डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, इस जगह पे आई को मैं एक एब्जॉर्ब से कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी इफेक्टिवली बढ़ेगा। तो दूसरे वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी को वो इमिट कर रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब कम कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब करा 100 जूल और रेडिएट कर दिया 120 जूल, तो इफेक्टिवली इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और थर्ड वाले केस में जितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी इसने रेडिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बॉडी का। तो इसके लिए तीनों के लिए एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। पहला, अगर टेम्परेचर बढ़ना है तो जैसे कि मैं आइस रख दूं इन्वायरमेंट में, है ना, रूम टेम्परेचर में मान लेता हूँ कि रूम टेम्परेचर है मेरा 30 डिग्री सेल्सियस, तो आइस को अगर मैं रख दूंगा तो उसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगेगा। और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ कोर्स, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। तो ये आइस क्या कर रहा है, आइस क्या कर रहा है कि वो एनर्जी सराउंडिंग से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो इमिट कर रहा है वो बहुत ही कम कर रहा है, जिसके कारण से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर घटे। तो मान लो मेरे पास एक कप ऑफ टी है, कप ऑफ टी है, तो कप ऑफ टी को अगर मैं रख दूं यहाँ पे, तो इससे जो है एनर्जी बाहर निकलेगा ज्यादा, और वेरएज जो एब्जॉर्ब करेगा वो बहुत ही कम करेगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है, कितना भी मान लो लेकिन ज्यादा होना चाहिए, तो ये घटने लगेगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। और थर्ड एग्जांपल के लिए हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि कोई भी बॉडी, आयरन पीस रख दिया मैंने, आयरन पीस रख दिया 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रख दिया, उसका टेम्परेचर क्या रह जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि जितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा उतना ही इमिट कर देगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो इसमें बोला गया ये कि द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम depends on the temperature of the emitting objects, its surface area and the nature of emitting surface। क्या बोला मैंने,
मैं लिख देता हूं पहले। द अमाउंट ऑफ थर्मल radiation emitted by the object per unit time depends on the temperature of the emitting object. Of the emitting objects, its surface area, and the nature of emitting surface, and the nature of emitting surface. The amount of thermal radiations emitted, और ये बेसिकली रेट के बारे में बात कर रहा है। इसको हम लोग और डिटेल्स में आगे जाकर के पढ़ेंगे। The rate of emitting radiations will be faster if temperature is higher. जैसा कि हम लोगों ने ऊपर बोला, rate of radiation will be faster if the temperature is higher. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना जल्दी जल्दी ये रेडिएशंस को इमिट करेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? Yes. Yes. और every object emits radiation and also absorbs radiations. तो ये दोनों काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इमिट करेगा, ये एब्जॉर्ब भी करेगा। तो एवरी ऑब्जेक्ट इमिट्स रेडिएशन as well as it absorbs radiations from the surroundings. And the temperature of the body increases if the absorbed एनर्जी या फिर रेडिएशन जो भी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम is greater than the radiated energy per unit time. तो जैसा मैंने पानी वाला केस बताया कि अगर पानी ज़्यादा इसमें डाला जा रहा है और मतलब कि 10 लीटर पर सेकेंड से डाला जा रहा है और पानी जो निकल रहा है वो 7 लीटर पर सेकेंड से निकल रहा है, तो इफेक्टिवली इसका जो वाटर का लेवल होगा वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा स्टोर हो रहा है। सेम वे में हम लोग टेम्परेचर को भी इसी तरीके से बोल सकते हैं। समझ में आएगा? हम नेक्स्ट हम लोग इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखते हैं। That is
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी काइंड ऑफ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम लोग समझेंगे कि ब्लैक बॉडी होता क्या चीज़ है, और इसको हम लोग हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह इसको माना गया है, और कुछ रियल एग्जांपल से भी इसको कंपेयर किया गया। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, उसके पास इंसिडेंट रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं, तो होता क्या है। मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कितने भी टेम्परेचर हो सकते हैं, और इसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशंस फॉल कराए मैंने। तो ये एक इंसिडेंट रेडिएशन फॉल किया। तो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन फॉल करेगा, इसके बेसिकली 3 टुकड़े होंगे। और कैसे 3 होगा उसको समझते हैं। देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रेडिएशन जो फॉल करा, इस इंसिडेंट रेडिएशन के 3 टुकड़े होंगे। साइमल्टेनियसली जब भी रेडिएशन फॉल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, वो ट्रांसमिट करता है, और वो एब्जॉर्व करता है। ट्रांसमिट करेगा और वो एब्जॉर्व कर जाएगा। तो ये 3 टुकड़े होते हैं, और ये चीज साइमल्टेनियसली होता है। तो रिफ्लेक्ट और ये ट्रांसमिट, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं बेसिकली, और ये एब्जॉर्व। ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट वगैरह मीडियम होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोल देते हैं, है ना। ग्लास से हमारा लाइट रेज बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती है जितनी कि इंसिडेंट रेडिएशन का होता है। तो एनर्जी के फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, जस्ट ट्रांसमिटेड। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। और क्यू आई को डिवाइड कर लो, तो दिस विल बी 1 इज इक्वल टू क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू आई प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू आई प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू आई। और ये सारे जो वैल्यूज निकले हैं, इसके रेशियो को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, इसको आर से डिनोट करेंगे, और इसको टी से डिनोट करेंगे। दिस इज 1। यहाँ पे ए को हम लोग क्या बोलेंगे, आर को क्या बोलेंगे, और टी को क्या बोलेंगे। ए को हम लोग बोलते हैं अगर ए का वैल्यू 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 हो गया और टी का वैल्यू 1 हो गया, तो क्या होगा। ए का वैल्यू अगर 1 हो गया तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्व करने लग जाएगा। तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन पावर बोलते हैं। ए को एब्जॉर्बिव पावर भी बोला जाता है, और ये रिफ्लेक्टिंग पावर, और ये ट्रांसमिटेड पावर बोला जाता है। ट्रांसमिटिंग पावर। फर्स्ट केस, अगर ए का वैल्यू हो जाए 1, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली एब्सॉर्बिंग बॉडी। अगर इसमें आर का वैल्यू 1 हो जाए तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट।
बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड, जब टी का वैल्यू 1 हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी। तो ए इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं? अगर कोई भी बॉडी कंप्लीटली अब्सॉर्व कर रहा है किसी भी चीज को, तो क्या माना जा सकता है? जैसे ब्लैक सरफेस है, उस जैसे कि ब्लैक सरफेस है, उसे हम लोग मानते हैं कि हाँ, ये सारे लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है। और इसमें ब्लैक 2.0 आता है, ब्लैक 3.0 आता है। तो ये अभी तक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि 99.9% जो लाइट को है एब्जॉर्व कर लेता है। वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तुम लोग देखना तो पता चल जाएगा। लेजर्स वगैरह फॉल कराए जाते हैं। तो खैर, हम लोग का मेन मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू 1 मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव बॉडी, जो कि सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर ले। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, इसके लिए एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम लोग? जो सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, जैसे कि मिरर है ना तो एब्जॉर्व करे, उसमें भी हमारा थोड़ा ना प्रॉब्लम होता है, थोड़ा पार्ट तो एब्जॉर्व हो ही जाता है। लेकिन ऐसा कोई बॉडी जो कि सारे रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दे। और तीसरा, ट्रांसमिट ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग मान सकते हैं ग्लास। मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, ये परफेक्ट एग्जांपल्स नहीं है, क्योंकि सभी में थोड़ा ना थोड़ा एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन और ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा है। तो काइंड ऑफ हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू 1। ये अलग अलग तरह के बॉडीज वगैरह हो सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो कि माना गया कि सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, सारे लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले। वैसे बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते रहते हैं। तो ब्लैक बॉडी को बनाने मतलब कैसे सोचा जा सकता है? इफ एनी बॉडी विच absorbs all the incident incident radiations incident radiations on it completely, irrespective of whatever the wavelength is। ठीक है, irrespective of whatever the wavelength is। then the body is called black body। when the body is called black body। अगर मैं ब्लैक बॉडी का एक एग्जांपल लूं कि क्या हो सकता है ब्लैक बॉडी, तो क्या मैं ब्लैक होल को एक ब्लैक बॉडी की तरह बोल सकता हूँ क्या? बोलो। Yes. क्या एक ब्लैक होल को ब्लैक बॉडी की तरह माना जा सकता है क्या? क्या लगता है? तुमने पढ़ा ही होगा कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, Yes. है ना? तो जितने भी सारे रेडिएशंस फॉल करेंगे, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बराबर, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी ब्लैक होल जो है वो हमारा ब्लैक बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है ब्लैक बॉडी?
क्योंकि एक ब्लैक बॉडी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एनर्जी को, सारे इंसिडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन क्योंकि उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मतलब 0 से ज्यादा है, 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो एनर्जी को रेडिएट भी करेगा, इमिट भी करेगा। ठीक है। तो हाँ। सिंस इट्स टेम्परेचर इज greater than 0 Kelvin, then it also will emit radiation. तो ये रेडिएशंस भी इमिट करेगा। तो ब्लैक बॉडी वैसा ही होना चाहिए जो कि सारे इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर ले, साथ ही साथ वो रेडिएशन खुद के टेम्परेचर के होने के कारण से वो रेडिएशन को इमिट भी करे, तो ही मैं उसे ब्लैक बॉडी बोलूंगा। तो इसके लिए एक जो एग्जांपल है वो मैं लेना चाहूंगा सन। हम लोग सन को परफेक्टली एक ब्लैक बॉडी की तरह मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सन रेडिएशंस को इमिट भी कर रहा है, और कोई भी इसके ऊपर रेडिएशंस आते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी तरीके से एक क्योंकि बहुत पहले ये सब चीजें कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं था, तो एक थियोरेटिकल ब्लैक बॉडी बनाया गया जिसमें कि इस बात को माना गया कि वो सारे के सारे लाइट को एब्सॉर्ब कर ले। तो उसके लिए क्या करा, पेरिस ब्लैक बॉडी नाम से जाना जाता है इसे। उसके लिए एक बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया गया, और बॉडी कैसा था, एक सर्कल लिया गया, मतलब स्फेयर, और हॉलो स्फेयर है, और इसके अंदर कोटिंग कर दिया गया, कोटिंग कर दिया गया ब्लैक का। ये ब्लैक कोटिंग कर दिया गया, और इसके बाहर भी थर्मल कोटिंग कर दिया गया। थर्मल कोटिंग मतलब कि जो रेडिएशंस है सारे के सारे एब्जॉर्ब कर जाए, वो ट्रांसमिट करके ना निकले, मतलब पूरे तरीके से इसको कोट कर दिया गया। और एक छोटा सा होल यहाँ पे डाला गया, और इस जगह से लेजर लाइट फॉल कराया गया, और एक ही होल है यहाँ पे छोटा सा, और ये लाइट जब इसके ऊपर फॉल करेगा तो इस जगह पे कोन रखा गया। तो ये जैसे ही कोन पे फॉल करेगा, ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और फिर वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर से जो बचे हुए लाइट है वापस से फॉल करेंगे, और फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है इनफाइनाइट टाइम्स चलते जाएगा, जब तक कि ये लाइट रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो इसका मतलब ये जो भी लाइट रेज आ रहे थे वो इंसिडेंट रेडिएशन था, और इंसिडेंट रेडिएशन को उसने कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया अच्छे तरीके से। और क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेडिएशंस को तो इमिट करेगा ही करेगा, वो अलग चीज़ है। तो इस तरीके से ये एक ब्लैक बॉडी बना। समझ में आया क्या? तो ऐसा मान सकते हो क्योंकि ये सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते जा रहा है, तो उसके टेम्परेचर फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आया क्या? सर सर वैसे कौन पे तो रखा? दिस इज लाइट। हाँ। वो वो जो कौन, मतलब वो जो जिधर, हाँ, ये कौन है ना, वो क्यों रखा? क्योंकि इस लाइट को बाउंस कर दे। ऐसा नहीं, अगर ये मैं इस टाइप का रखूंगा तो जो भी लाइट आएंगे परपेंडिकुलर फॉल करेगा, हाँ बाउंस बैक कर जाएगा ना, हाँ हाँ हाँ। तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसी होल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये होल काफी ज्यादा पतला था। इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे एक कोन रखा गया, ताकि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को स्कैटर कर दे। ओके।
तो ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी।